20 पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 20 का नाम है महाश्वेता देवी। वेट अ मिनट। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 महाश्वेता देवी। पेज नंबर 160 ओपन कीजिए आप सभी। ठीक है, ये कौन महाश्वेता देवी, यह पाठ जो है एक जीवनी है। जीवनी मतलब जिसके बारे में भी जीवनी होती है उसके जीवन की सारी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का इसमें वर्णन होता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। यह पाठ जीवनी विधा में रचित है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का वृत्तांत लेखन ही जीवनी है। क्या है? किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें होती हैं। जीवन में व्यक्ति विशेष के आंतरिक प्रवाह भावों, विचारों एवं कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन की झलक भी रहती है। जीवनीकार अपने चरित्र नायक के जीवन की पुनर्रचना करता है। इस पाठ में लेखक ने महान महिला साहित्यकार महाश्वेता देवी के जीवन के अनछुए पहलुओं से पाठक का परिचय कराया है। महाश्वेता देवी बांग्ला भाषा के साथ साथ हिंदी की भी एक प्रसिद्ध लेखिका रही हैं, है ना। उनके समग्र साहित्य पर भारत को गर्व है। उनके बारे में जानना अपेक्षित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में मान सम्मान पाया है। इस विख्यात महिला का नाम महाश्वेता देवी, महाश्वेता का अर्थ है दुर्गा या पार्वती। ठीक है, और ये अब खुद ही बहुत इंटेलिजेंट थी। इनकी जो बुद्धि थी वो बहुत ही तेज थी, शार्प माइंडेड थी, टैलेंटेड थी ये। महाश्वेता एक महान लेखिका और समाज सेविका थी। उनका सारा जीवन गरीबों, उनका सारा जीवन कैसे निकला? गरीबों, दलितों और आदिवासियों, इन सब की किसमें सेवा में बीता। उनका लेखन भी इसी समाज सेवा का एक हिस्सा है। लेखन के द्वारा भी उन्होंने शोषित, पीड़ित, जिन लोगों का शोषण होता था, जो लोग पीड़ित होते थे, जनों के अभावों और दुखों को सबके सामने प्रस्तुत किया है। वृद्धावस्था में भी वे 16-17 घंटे काम करती थी। मतलब वो वृद्ध थी तब भी वह 16 से 17 घंटे काम करती थी। आप खुद ही सोचिए बेटा, 24 घंटे ही होते हैं पूरे दिन में, तब वो 16-17 घंटे काम करती थी और वृद्ध भी थी, वृद्धावस्था थी उनकी। तो उस समय में व्यक्ति को खुद ही कितनी परेशानियां होती है ना। वृद्ध होते हैं और उसके बाद भी वो इतनी ज्यादा एज में भी 16 से 17 घंटे काम करती थी। समझ आ रही है बात आपको? स्क्रीन किसको नहीं दिख रही भाई? बेटा थोड़े से कवरेज में आइए, मौसम भी थोड़ा आज गड़बड़ है ना। थोड़े से आप कवरेज एरिया में रहिए। महाश्वेता देवी जो है वो वृद्धावस्था में भी 16-17 घंटे काम करती थी। और आप लोग बेटा बुक भी ओपन करके रखिए। अगर कुछ ऐसा होता है कि हम वेदर के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी बुक से भी देखते जाएंगे। ठीक है,
महाश्वेता एक सभ्य सुसंस्कृत खाते पीते परिवार में 14 जनवरी 1926 को ढाका, अब बांग्लादेश, मतलब जो ढाका है, जब इनका जन्म हुआ था तब यह हमारे भारत में ही था, लेकिन जब भारत से विभाजन हुआ, भारत से जब बांग्लादेश निकला, तो जो उनकी बर्थ प्लेस थी वो कहाँ चली गई? बांग्लादेश में। अब वो वाला हिस्सा बांग्लादेश के अंदर आता है, ठीक है। अब बांग्लादेश का मतलब ये है कि एट प्रेजेंट, आज के समय में वो प्लेस बांग्लादेश में है, ठीक है। घर का वातावरण बच्ची महाश्वेता के विकास में बड़ा सहायक बना। उनके पिता मनीष चंद्र घटक प्रसिद्ध कवि थे और लेखक थे। उनकी मां धारित्री देवी भी एक लेखिका थी। वे अन्य भाषाओं से बांग्ला में अनुवाद भी करती थी। समाज सेवा करने का भी उन्हें शौक था। महाश्वेता को अपने पिता से ये गुण विरासत में मिले थे। क्या है कि जो उनके पिता थे वो मनीष चंद्र जी घटक, वो एक प्रसिद्ध लेखक और कवि थे, और उनकी मां धारित्री देवी भी एक लेखिका थी। वे अन्य भाषाओं से बांग्ला में अनुवाद भी करती थी। मतलब उनकी माँ लेखिका तो थी ही, साथ ही दूसरे भाषाओं का जो साहित्य होता था, दूसरी भाषाओं की जो कहानियां, कविताएं, जो भी होता था, उसको वो बांग्ला में ट्रांसलेट करके लिखती थी। समाज सेवा करने का भी उन्हें शौक था। महाश्वेता को अपने माता पिता से ये गुण विरासत में मिले थे। विरासत मतलब कहते ना, हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें कुछ जो पीछे छोड़ के जाते हैं, उत्तराधिकारी टाइप से, है ना। माँ बाप की सारी चीजें बच्चों को मिलती हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन को, फिर नेक्स्ट ऐसे बढ़ती जाती। तो ऐसे ही उनको ये लिखने के जो गुण थे, ये उनको विरासत में मिले थे। महाश्वेता देवी के परिवार में अनेक प्रतिभाशाली और प्रख्यात व्यक्ति हुए। उनके चाचा ऋत्विक घटक जाने माने फिल्मकार थे। महाश्वेता देवी के एक मामा सलील चौधरी अंग्रेजी के प्रतिष्ठित पत्रिका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संस्थापक और संपादक थे। उनके दूसरे मामा बेटा, वॉइस के लिए भी आप नेटवर्क एरिया में रहिए। अभी क्लियर है क्लास? क्लियर है वॉइस? यस। उनके दूसरे मामा शंख चौधरी बहुत बड़े मूर्तिकार थे। ऐसे परिवार में जन्म लेने और आदर्श परिवार का वातावरण मिलने से उनमें कला एवं साहित्य के प्रति लगाव की भावना विकसित हुई। महाश्वेता देवी की प्रारंभिक शिक्षा ढाका और कोलकाता में हुई। शांति निकेतन से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में बीए ऑनर्स की परीक्षा पास की। कोलकाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की। 40 के दशक में महाश्वेता देवी का बांग्ला के प्रसिद्ध नाटककार विजन भट्टाचार्य से विवाह हुआ। विजन भट्टाचार्य कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने अपना जीवन किसानों मजदूरों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे एकता के संस्थापक सदस्य थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बंगाल में जो भीषण अकाल पड़ा था, उसमें लाखों लोगों की जान गई थी। एकता ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहा दिया था, मतलब बहुत मेहनत की। महाश्वेता देवी ने इसमें भी अपने पति का हाथ बटाया। उनकी एक ही संतान है, नवारुण भट्टाचार्य। नवारुण भी अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वे बांग्ला भाषा के एक श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। विवाह के बाद महाश्वेता देवी को बड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। विजन भट्टाचार्य की कोई आमदनी नहीं थी और महाश्वेता देवी के पास भी आय का कोई साधन, आय मीन्स होता है इनकम,
और आर्थिक तंगी मतलब फाइनेंशियल कमी थी, पैसे वैसे की थोड़ी सी कमी रहती थी। नौकरियां उन दिनों आसानी से नहीं मिलती थी। अपनी परिवार की मदद मांगने में स्वाभिमान आड़े आता था। कोई काम ना मिला तो महाश्वेता घर घर जाकर अगरबत्तियां बेचने का काम करने लगी। कुछ दिनों बाद एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिली। महाश्वेता देवी ने निश्चय किया कि लेखनी को अपने जीवन यापन का सहारा बनाएंगे। इस तरह भीतर का ज्वालामुखी भी बाहर आने का रास्ता पा जाएगा और रोटी की समस्या भी हल हो जाएगी। ज्वालामुखी मतलब जो वॉल्केनो, समझते ना, वॉल्केनो बोलते जिसको, उसमें से अंदर कितना सारा आग भरी रहती है, जब वो फूटता है तो बाहर निकलता है ना। तो मतलब उनके अंदर जो इतनी विचार, इतना टैलेंट भरा पड़ा है, वो भी लिखने से बाहर आएगा। उनकी पहली पुस्तक थी झांसी की रानी, एक जीवन परक उपन्यास है जो सन 1956 में प्रकाशित हुआ। इस पहली पुस्तक से उन्हें पाठकों का प्यार मिला और साहित्यकारों ने उनकी गिनती आदर के साथ की जाने लगी। उन्होंने यह उपन्यास काफी छानबीन और शोध के बाद लिखा था। अगले ही वर्ष एक और उपन्यास नटी प्रकाशित हुआ। एक वर्ष बाद 58 में उनका कहानी संग्रह की वसंते की शर्ते, इसका मीनिंग होता है, बांग्ला में लिखती थी ये, तो की बसंते की शर्तें उसका बांग्ला में नाम है, क्या वसंत में और क्या शरद में, प्रकाशित हुआ। फिर तो रचनाओं की घड़ी लग गई। एक के बाद एक उपन्यास, कहानियां, बाल साहित्य, नाटक उनकी कलम से निकलने लगे। जल्द ही महाश्वेता देवी बांग्ला की प्रथम कोटि की, कोटि मतलब श्रेणी, और क्लास मतलब एकदम प्रथम कोटि की, प्रथम श्रेणी की लेखिका मानी जाने लगी। इस बीच एक दुर्घटना घट गई। सन 1962 में इनका अपने पति विजन भट्टाचार्य से विवाह विच्छेद हो गया। विवाह विच्छेद मतलब यह अपने पति से अलग हो गई, तलाक हो गया इनका। यह उनके जीवन की भयानक त्रासदी, त्रासदी मतलब ट्रेजेडी बोलते जिसको, बहुत ही दुखद घटना थी। यद्यपि कुछ वर्षों बाद एक अन्य लेखक से इन्होंने दूसरा विवाह किया। तो उनके हस्बैंड से उनका विवाह विच्छेद हो गया, उनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे कवि से उन्होंने विवाह किया, अन्य लेखक से विवाह किया, पर इसे भी अपनी भूल मानती हैं। यह विवाह भी ज्यादा दिन नहीं चला। अब महाश्वेता देवी ने गृहस्थ जीवन का मुंह छोड़कर समाज सेवा पर ध्यान दिया। वास्तव में ऐसे लोग सामान्य गृहस्थ जीवन के लिए बने ही नहीं होते। व्यक्तिगत जीवन इनके लिए तुच्छ हो जाता है ना। व्यक्तिगत जीवन जो है इनका खुद के लिए क्या हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं रहता उनके लिए। पर्सनल लाइफ उनकी कुछ भी नहीं रहती, एकदम मीनिंगलेस, कुछ भी नहीं, सब कुछ उनका समाज हो जाता है। सन 1956 से 2016 तक, 1956 से 2016 तक महादेवी के 100 से अधिक उपन्यास और कहानी संग्रह, एक नाटक संकलन और प्रायः 1 दर्जन बाल पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। महाश्वेता देवी की रचनाएं केवल संख्या की दृष्टि से नहीं, प्रभाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उनकी अनेक रचनाओं के अनुवाद भारत की विभिन्न भाषाओं में हो चुके हैं। हिंदी में भी उनकी प्रायः 2 दर्जन पुस्तकें अनुदित मतलब ट्रांसलेट हो चुकी हैं, अनुवादित जिसको बोलते हैं, और प्रकाशित हो चुकी हैं। महाश्वेता देवी हिंदी को बहुत आदर की दृष्टि से देखती थी। उन्होंने एक बार कहा था कि यदि हिंदी में उनकी रचनाओं के अनुवाद प्रकाशित ना होते तो वे अखिल भारतीय प्रतिष्ठा नहीं पाती, सिर्फ बंगाल तक सीमित होकर रह जाती। क्योंकि जो बंगाली लैंग्वेज थी वो तो सिर्फ वहीं के लोगों को आ रही थी ना, सबको थोड़ी आती थी। पर हिंदी जो है अदर स्टेट्स में भी चलती है, तो जब इनकी रचनाएं हिंदी में प्रकाशित हुई तो बाकी लोगों ने भी पढ़ी, जिससे ये इनका जो साहित्य था और भी ज्यादा पसंद किया जाने लगा, इनको और भी अधिक प्रसिद्धि मिली उससे। महाश्वेता देवी को बंगला भाषा के साहित्यिक पुरस्कारों के अतिरिक्त साहित्य अकादमी,
1979 और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1996 में 1084वां प्राप्त किए। मतलब इनको जो बंगला भाषा साहित्य पुरस्कार मिले तो मिले, उसके अलावा भी इनको जो अवार्ड और मिले वो क्या थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 को मिला और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1996 में किसके लिए मिला था? 1084वां एक उपन्यास था, उसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को भारतीय भाषाओं का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार जो होता है एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, तो जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है उसको उसके बराबर ही माना जाता है। भारत सरकार ने 1986 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और हमारी भारत सरकार ने उनको 1986 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त 1997 में इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जिसे एशिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। मतलब इनको भारत सरकार ने तो 1986 में पद्मश्री भी दिया था, साथ ही इनको एशिया का भी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, जो इन्हें 1997 में मिला और इसका नाम मैग्सेसे पुरस्कार है। महाश्वेता देवी ने अपनी रचनाओं में महिलाओं और आदिवासियों के दुख दर्द को मुखर किया। मुखर किया मतलब उभारा है या दिखाया है। इनकी जो रचनाएं थी, जो इनका साहित्य था, उसमें इन्होंने महिलाओं और आदिवासियों के दुख दर्द को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों में मानवाधिकारों के हनन मतलब उनको ताकत से उनको छीन लेते हैं, मानव के अधिकार जो है अपनी ताकत के बल पे उसको नष्ट किया। तो पुलिस सामंत मतलब जो उस टाइम पे रिच पैसे वाले जमींदार टाइप के लोग होते थे, जिनकी सत्ता चलती थी, वो और पूंजीपति वर्ग द्वारा निर्धनों और पीड़ितों के उत्पीड़न और भारतीय जेलों में होने वाले अत्याचारों का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। मार्मिक मतलब जो हमारे एकदम मन को छू जाता है। पीड़ित और आदिवासियों के साथ महादेवी का संबंध केवल लेखन तक सीमित नहीं था। क्या बोलते हैं वो कि महादेवी जो थी, ये महाश्वेता देवी, इनका संबंध जो है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लिखती थी पीड़ितों और आदिवासियों के लिए, नहीं। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है, में उन्होंने एक आदिवासी कल्याण केंद्र खोला। पुरुलिया नाम के प्लेस से जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पर उन्होंने एक आदिवासी कल्याण केंद्र खोला, जहां आदिवासियों को शिक्षित करने, दस्तकारी का काम सिखाने, स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। वे एक पत्रिका भी प्रकाशित करती थी, जिसमें आदिवासी स्वयं अपनी समस्याओं के बारे में लिखते हैं। किसी ने उनसे पूछा कि बाहर के कामों में इतनी व्यस्त होते हुए भी वे लेखन के लिए समय कैसे निकालती हैं, तो उनका उत्तर था, बाहर के कामों को लेकर कितनी भी भागदौड़ क्यों ना करूं, लिखने का समय निकाल लेती हूँ। रचना जैसे मेरे सिर पर सवार हो जाती है। मेरे पात्र बार बार मेरी अंतरात्मा में आ खड़े होते हैं और पूछते हैं, दीदी हमें भुला दिया क्या? वो क्या कहती हैं, जैसे कोई उनसे पूछता होगा कि आप इतना बाहर के कामों में इतनी भागदौड़ करती रहती, इतनी बिजी रहती हैं, तो फिर आप ये राइटिंग वर्क कब करती हैं, मतलब आप लिखती कब हैं? तो वो बोलती हैं कि सब काम करते हुए भी मुझे लिखने का मैं समय निकाल लेती हूँ, क्योंकि रचना मतलब जो उनके जो दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं, जो राइट उनको करना है, वो सब उनके सिर पे सवार हो जाती है। और उस पात्र मतलब उसके उस स्टोरी के उसके उपन्यास के जो कैरेक्टर होते हैं, वो बार बार मेरी अंतरात्मा में आ खड़े होते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हमें भुला दिया क्या। तो स्कंदमायिनी, द्रौपदी और बिछन, ये 3 कहानियां 3 दिन में प्रतिदिन एक कहानी के हिसाब से लिखी गई हैं। मतलब ये जो 3 कहानियां हैं, ये एक दिन में उन्होंने लिखी हैं। सवेरे लिखने बैठती तो रात 1-1:30 बजे तक लिखती रहती। 1084 की माँ उपन्यास 4 दिन में लिखा गया है।
मतलब उन्होंने ये जो 3 कहानियां स्तननयनी, द्रौपदी और विछन, ये तो उन्होंने रोज एक स्टोरी लिखी हुई है। इसके बाद जो 1084 की माँ, जिसके लिए उनको पुरस्कार भी मिला था, अवार्ड मिला है, और जिस उपन्यास के लिए, वो उन्होंने 4 दिन में लिखा। और ऑपरेशन वसाई टू डू उपन्यास 1.5-2 दिन में, मतलब एक और उपन्यास है जिसका नाम है ऑपरेशन वसाई टू डू, 1.5-2 दिन, मतलब 1.5 और 2 डेज, इतने में ही उनने लिख लिया है। 1084 की माँ उपन्यास पर एक फिल्म भी बन चुकी है। 1084 उपन्यास जो है उस पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। महाश्वेता देवी की जिस पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 मिला, उसका नाम है अरण्येर अधिकार। मतलब जो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो वो जिस पुस्तक के लिए मिला था उसका नाम है अरण्य अधिकार, मीन्स होता है जंगल का दावेदार। इस उपन्यास में अंग्रेजों के विरुद्ध 100 साल पहले हुए आदिवासी विद्रोह का वर्णन है। इस उपन्यास में क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो 100 साल पहले आदिवासियों ने विद्रोह किया था, उसका वर्णन किया गया है। जिसका नायक, मतलब उस उपन्यास का, उस पुस्तक का जो नायक था, वो कौन था? बिरसा मुंडा। ये भी एक आदिवासी बिरसा मुंडा है। इसी तरह अग्निगर्भ नामक कहानी संग्रह में उन वीरों के बलिदान की कहानियां संकलित हैं। संकलित मतलब उधर कलेक्ट की गई हैं, बहुत सारी कहानियां उन वीरों की, बलिदानियों की हैं जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। तो उन्होंने एक अग्निगर्भ नाम से एक कहानी संग्रह भी है उनका, जिसमें वीरों के बलिदानों की कहानियां कलेक्ट की गई हैं, सारी एक ही पुस्तक में है। और उस पुस्तक का नाम क्या है? अग्निगर्भ। जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। 1084 की माँ उपन्यास में एक माँ के मन की पीड़ा की बड़ी गहराई और सहानुभूति के साथ चित्रण किया गया है। क्या है इसमें? उन्होंने अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी, जो उन्होंने उस कहानी में, उस पुस्तक में जिनकी कहानियां लिखी हुई हैं। और जो 1084 की माँ उपन्यास है, उसमें एक माँ के मन की पीड़ा का बड़ी गहराई और सहानुभूति के साथ चित्रण किया गया है। चोटी मुंडा और उसका तीर, क्या है? चोटी मुंडा और उसका तीर, टेरोडैक्टिकल, सिंधु कान्हू की पुकार, आक्लांत कौरव, सूरज गगराई, मास्टर साहब, नील छवि आदि उनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मतलब क्या है, जो उनका अग्निगर्भ नाम का एक कहानी संग्रह है, उसमें उन्होंने बहुत सारे वीरों की बलिदानों की कहानियां इकट्ठी की हुई हैं। और फिर जो 1084 की माँ उपन्यास है, उसमें एक माँ के मन की पीड़ा का गहराई के साथ चित्रण किया है, सहानुभूति के साथ। फिर उसके बाद चोटी मुंडा और उसका तीर, टेरोडैक्टिकल, सिंधु कान्हू की पुकार, आक्लांत कौरव, सूरज गगराई, मास्टर साहब, नील छवि आदि उनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अपनी रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में महाश्वेता देवी का कहना था, मैं उन लोगों को ढूंढती रहती हूँ जिनका कोई मुकाम नहीं, जो शोषण की चक्की में पिसते पिसते एक दिन विद्रोह का शंख फूंक देते हैं। कभी कभी वे अपनी लड़ाई जीत नहीं पाते और मर भी जाते हैं। उनकी समाधि पर या शमशान में कोई यादगार या स्मारक नहीं होता, लेकिन भारत के इतिहास में बार बार होने वाली इस पराजय को मैंने कई बार विजय से ज्यादा महान पाया है। क्या बोला है उन्होंने? कि मैं उन लोगों को ढूंढती हूँ जिनका कोई मुकाम नहीं है, जो शोषण की चक्की में पिसते पिसते एक दिन विद्रोह का शंख फूंक देते हैं, मतलब विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। उस दिन से वो शुभारंभ हो जाता है उस विद्रोह का। कभी कभी वे अपनी लड़ाई जीत नहीं पाते और मर भी जाते हैं। उनकी समाधि या शमशान में कोई यादगार स्मारक नहीं होता, लेकिन भारत के इतिहास में बार बार होने वाली इस पराजय को, पराजय मीन्स हार को, मैंने कई बार विजय से ज्यादा महान पाया है। हाँ, अगर हम किसी की चाटुकारिता करके उसको हम अगर जीत भी जाते हैं या हमको कुछ मिल भी जाता है, तो उससे कहीं अच्छी तो वो हार है जब हम अपने अधिकार के लिए
लड़ते हैं, जब हम अपना अधिकार पाने की कोशिश करते हैं, और अगर हमें हमारे हक लेने में, अधिकार लेने में कभी हार भी होती है, तो वो उस जीत से कहीं ज्यादा अच्छी है जो हमें किसी के सामने झुककर या उसकी चाटुकारिता करके प्राप्त होती है। बंगला भाषा की इस महान लेखिका का निधन 28 जुलाई 2016 को हृदयाघात से हुआ। साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। और बांग्ला भाषा की ये जो लेखिका हैं, इनका निधन 28 जुलाई 2016 को हृदयाघात से हुआ। साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें सदैव याद, अतुलनीय मतलब जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, उसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, आप सबको चैप्टर समझ में आया? आंसर कीजिए बेटा, आया आप सभी को? हाँ, आज अभी टेस्ट अभी मैं सेंड करूंगी थोड़ी देर बाद, तो आप लोग उसको 6 बजे तक सबमिट कर देना, ठीक है? 6:30 तक कर देना, या और थोड़ा टाइम बढ़ाना है, क्या करना है? चलिए कर देना। अब आज ही सेम डे आपको सबमिट करना है उसको, ठीक है? चलिए ठीक है, अब आप लोग रिवाइज कीजिए अपना 11-12 चैप्टर, अभी आपको टेस्ट पेपर आ जाएगा, ठीक? और ये जो बच्चे लेट आए हैं आज, ये ध्यान रखना आगे से लेट ना हो, ठीक है? क्यों लेट क्यों हो गए? ठीक है, टाइम से आप आ जाना। चलिए ठीक है, अभी आप लोग रिवाइज कीजिए, टेस्ट आएगा तो आप टेस्ट देना, ठीक है? हैव अ नाइस डे।